देखो इधर बेटा, तो हम लोगों ने कल शुरू किया था बेटा 6th पॉइंट नीति आयोग ना। तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 से हमारे एग्जिस्टेंस में आया है। कब? जब हमने क्या करा, प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो प्लानिंग कमीशन को खत्म करके वहां पर कौन आ गया बेटा, हमारा नीति आयोग। और फिर उसके बाद नीति आयोग को हम लोग थिंक टैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। नीति आयोग के किस नाम से जानते हैं बेटा हम लोग? थिंक टैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। थिंक टैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है किसको? नीति आयोग को। तो यहां तक तो हमने बता दिया था। अब हमें उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स की, इनिशिएटिव्स वगैरह की बात करनी है। और उसमें से इस बार भी एक क्वेश्चन हमारे पास आया था ई अमृत वाला। ई अमृत नाम से एक क्वेश्चन आया था जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक योजना है। आप लोग देखते होंगे कि सड़क पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो ग्रीन पट्टी वाली भी होती है, नंबर प्लेट ग्रीन होता है ना। तो जिस भी गाड़ी का नंबर प्लेट ग्रीन है वो इलेक्ट्रिक वाहन है, ठीक है। उसी तरीके से हम सभी जानते हैं कि भाई ये जो पेट्रोल डीजल की मारामारी है ये दोनों तरफ से नुकसानदायक है। एक तो जेब की तरफ से भी और दूसरा हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। दोनों तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो उस जगह पे अब मेथेनॉल का प्रयोग होने की शुरुआत हो रही है ताकि ये जो हमारा ऑयल इंपोर्ट का बिल वगैरह है ये सब क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। और जो भी वेस्टेज वगैरह होता है उससे मेथेनॉल तैयार की जाती है। जो भी हमारे पास हार्ड वेस्टेज होता है, जैसे ये जो गन्ना वगैरह तो देखते ही हैं। तो शुगर कैन को जब निचोड़ा जाता है, उससे रस निकाला जाता है, तो उसके बाद क्या बच जाता है, सूखी सी लकड़ी सी। उसको हिंदी में बोला जाता है चेपुआ, ठीक है। उससे मेथनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। तो उससे माध्यम से क्या होगा बेटा, थोड़ा सा हमारे लिए क्या होगा, वेस्टेज भी खत्म हुआ और हमारे पास एनर्जी भी मिल रही है। तो ये सब काम किसके अंतर्गत आएगा बेटा, नीति आयोग के अंतर्गत। ओके, तो चलिए जरा अब हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें। बाकी मैं फिर से कह रहा हूं, जिन्होंने नहीं पढ़ा जाकर के एक बार की इनिशिएटिव्स जरूर पढ़ लेना, ठीक है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो देख लें। चलिए तो लिखिएगा बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। तो देखो बेटा, सबसे पहला देश का विकास हमारे लिए जरूरी है या नहीं है? देश के विकास की बात करेंगे या नहीं करेंगे? तो सबसे पहला आएगा बेटा नेशनल डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या आ गया हमारा, नेशनल डेवलपमेंट। फिर इसके बाद जो हमारे पास यहां पर बात बनती है सेकेंड, वो है बेटा फोस्टर कोऑपरेटिव बेटा वो बंद कर दे। कौन बाहर हल्ला कर रही है? गुर्दे लाल कर दिए जाएंगे। फेडरलिज्म, फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि भाई ये जो पावर ऑफ वर्क है उसका डिवीजन। अब देखो कि अगर कोई काम है अकेले सर पे थोप दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा, दिक्कतें पैदा करेंगे। लेकिन अगर उसको मिल बांट के काम कर लिया जाए तो आसान होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उन सब चीजों की बात करते हैं। नेक्स्ट, डेवलप
mechanisms to formulate credible plans at village levels। भाई हमारे देश के ग्रोथ के लिए हर एक इकाई का डेवलप होना जरूरी है या नहीं है? अगर हम सिर्फ शहर को डेवलप कर दे तो काम चल जाएगा क्या? नहीं भाई, हम लोग तो जानते हैं कि यहाँ पर जो है ग्रामीण प्रधान है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या है, विलेजेज एरिया है। तो हमें वहां भी डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा या नहीं सोचना होगा? ठीक है, तो वही है कि हमें विलेज लेवल के ऊपर भी डेवलपमेंट की बात करनी होगी, उसको भी डेवलप करने की जरूरत होगी। फिर कहता है डिजाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी। डिजाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी। कोई भी अगर पॉलिसी बनता है तो ये नहीं है कि तत्काल उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है और तत्काल क्या प्रभाव हो रहा है। भाई पॉलिसी जब भी बनाया जाएगा किसके लिए बनाया जाएगा? लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी मेक की जाएगी, ताकि लंबे समय के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा उसकी बात हम लोग करेंगे। भाई आप लोग सीए करने के लिए आए हैं, तो क्या अभी 2-4-10 दिन पढ़ के ही सीए बन जाएंगे क्या? नहीं, शुरुआत आज आपने करी है, रिजल्ट तो 3.5 साल 4 साल के बाद मिलने वाला है भाई, है कि नहीं? 4 साल के बाद मिलेगा, वो भी एक एक बार में होता रहा तो, नहीं तो वो भी भरोसा नहीं है कि कब तक होगा, है कि नहीं? अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट काउंट कर ही सकते हैं, और जैसी हरकतें दिख रही है लग भी रहा है। तो भैया आपको जो भी पॉलिसी बनानी होती है वो किसके लिए बेटा? लॉन्ग टर्म के लिए। देख देख मोबाइल देख रहा है सुमन, तो फिर नीचे क्यों देख रहा था? अच्छा चलो फिर ठीक, नहीं नजर का एंगल नीचे की तरफ था ना बेटा। अच्छा, तो हमेशा जो पॉलिसी मेकिंग होगी वो क्या होगा बेटा? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। अगर आप नियर फ्यूचर में देखने के लिए जा रहे हैं, आगे आपका काम अच्छा हो, तो उसके लिए क्या होगा बेटा? लॉन्ग टर्म के लिए सोचना जरूरी होगा। ओके, फिर उसके बाद कहते हैं बेटा ऑफर प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टरल एंड इंटरडिपार्टमेंटल। अलग अलग क्षेत्रों के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए उस तरीके से काम होगा हमारे पास कि भाई जो भी पॉलिसी बनाया है, जो भी ऑफर वगैरह है, वो क्या होगा? सेक्टर बेसिस पर, डिपार्टमेंट बेसिस पर वो अप्लीकेबल होगा। उसकी बात भी हम लोग करेंगे। और लास्ट, फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपडेशन। टेक्नोलॉजिकल अपडेशन पे क्या करेगा बेटा? ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा फोकस किसके ऊपर? टेक्नोलॉजिकल अपडेशन के ऊपर होगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये ध्यान में रख लोगे। तो ये सब क्या थे? ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हमारे पास था की इनिशिएटिव, जिसको हमने बोला था पढ़ने के लिए, ठीक है, जिसमें लाइफ वगैरह की बात करते हैं, अमृत वगैरह की बात करते हैं, है कि नहीं, शून्यकाल की बात करते हैं। तो ये सब सारी चीजों को हम लोग देखते हैं किसके अंतर्गत? की इनिशिएटिव्स के अंतर्गत। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें तो लिखिए बेटा की इनिशिएटिव्स, पढ़ना वहीं से, यहां पे बस लिख जरूर लो, ठीक है। एक बार यहां से रीड करने के बाद पढ़ना आपको उस लिंक पर जाकर के ही एक बार पूरा का पूरा रीड करना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो बाकी आपका प्रभु इच्छा, इतना नहीं पढ़े तो एक लाइन और नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। तो लिखिएगा की इनिशिएटिव्स ऑफ
नीति आयोग की इनिशिएटिव्स ऑफ नीति आयोग कि भाई किस किस दिशा में काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उसके बेसिस पे भी तो बात करनी होगी। तो सबसे पहला जो इसमें हम लोग लिख रहे हैं बेटा वो है लाइफ। ऐसे ही लिखेगा बेटा, एल कैपिटल, आई स्मॉल, एफ कैपिटल, ई कैपिटल। लाइफ which envisions replacing the prevalent use and dispose economy। बेटा ऐसी कोई भी चीजें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो, ऐसे काम करना होगा क्या? नहीं। उसकी रोकथाम करेंगे या नहीं करेंगे? उन चीजों को हम लोग क्या करेंगे बेटा? रोक लगाएंगे। कहीं ना कहीं उसमें क्या करेंगे बेटा? हम लोग बदलाव करेंगे। तो वो चीजें आपको यहां पर क्या करना होता है? बेसिकली देखना होता है। अब ये जो एक कहते हैं ना कि ये एक तरीके का मिशन है, इस मिशन के अंतर्गत 7 चीजों को देखना होता है। बुक में वो नाम नहीं है, बट मैं यहां पर वेबसाइट के माध्यम से लिख देता हूं ताकि आप लोग भी याद रख लेना। ठीक है, तो क्या क्या? तो 7 ही बातों को मेनली यहां पर ध्यान में रखना है। तो कौन कौन सा? तो लिख लीजिए बेटा, एनर्जी सेव्ड, वाटर सेव्ड, क्योंकि कहते हैं ना बेटा जल ही जीवन है। तो पहला हो गया एनर्जी सेव, दूसरा क्या हो गया? वाटर सेव, तीसरा सिंगल यूज प्लास्टिक रिड्यूस्ड, इसको कम से कम करना होगा या नहीं होगा? देखिए ना प्लास्टिक पे बैन है या नहीं है हमारे में। ई वेस्ट रिड्यूस्ड, सस्टेनेबल फूड सिस्टम एडप्टेड waste reduced and healthy lifestyles। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये सब चीजों को क्या करना है? हमें यहां पर देखने की जरूरत होगी। ठीक है, तो लाइफ में मतलब यही है कि जो मेन चीजें हमारे यहां पर है कि ताकि जो हमारे पर्यावरण है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसमें सही चीजों को रखने के लिए कुछ ना कुछ प्लान करने की जरूरत पड़ती है, नहीं होती? तो वो जो मिशन चलाया गया, उसी मिशन को क्या कहते हैं बेटा? हम लोग लाइफ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? लाइफ के नाम से जानते हैं। तो ये भी याद रख लीजिएगा, ये सबसे हमने पहला में लिखा। फिर उसके बाद है बेटा द नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP, नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म facilitates and improves access to इंडियन गवर्नमेंट डाटा। इंडियन गवर्नमेंट के डाटा को एक्सेस करने का अधिकार किसके पास होगा बेटा?
एनडीएपी के पास, कि जो भी गवर्नमेंट का डाटा होगा उस गवर्नमेंट के डाटा को एसेस करने का अधिकार किसके पास होगा? एनडीएपी के पास। फिर उसके बाद है बेटा शून्य कैंपेन। शून्य कैंपेन, शून्य कैंपेन का जो मेन काम होता है ना बेटा, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा एक समय में दिल्ली में बोला जाता था कि हमने एयर को प्यूरिफाई करने के लिए ये टावर लगवाया, ये टावर लगवाया, इस तरीके की बात होता है, ये नहीं होता है। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा जो है एयर प्यूरिफिकेशन के ऊपर, आप लोग जैसे देखते होंगे पॉल्यूशन वगैरह आ जाते हैं तो कितनी सारी एक्टिविटीज तुरंत शुरू हो जाती है ताकि क्या किया जा सके, एयर को प्यूरिफाई किया जा सके। तो वो जो कैंपेन चलता है उसी को क्या कहते हैं बेटा, हमारा शून्य कैंपेन, अर्थात जीरो पॉल्यूशन कैंपेन। इसको आसान शब्दों में समझने के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, जीरो पॉल्यूशन कैंपेन। तो इसी को ब्रैकेट में लिखिएगा, टू इंप्रूव एयर क्वालिटी। किसके लिए चलाया जाता है बेटा ये हमारा, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जो कैंपेन चलाई जाती है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, शून्य कैंपेन के नाम से जानते हैं, अर्थात जीरो पॉल्यूशन के बेसिस पे। तभी तो हमारा एयर प्यूरिफाई हो पाएगा ना। ओके, फिर उसी तरीके से ई अमृत बोला था बेटा, तो लिख लीजिए ई अमृत। ई अमृत मतलब क्या, हमारे पास जो भी व्हीकल्स है उसको किस रूप में ट्रांसफॉर्म अप करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल से। आप लोग देखते होंगे ये जो ई रिक्शा आती है ये कौन सा है, बैटरी से चलने वाली है ना, तो पॉल्यूशन होगा क्या, नहीं होगा। बहुत सारी अब स्कूटी वगैरह इस तरीके से आ गई है ना जो किससे चलती है, बैटरी से। बगल से गुजर जाता है तब पता चलता अच्छा कुछ गुजरा क्या, हल्का भी आवाज होता है क्या, ना ही उसमें से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। आप देखो डीटीसी में बस जो है वो भी अब कुछ कुछ बस क्या है, जीरो पॉल्यूशन वाला लिखा रहता है ना, जीरो पॉल्यूशन, वो भी हमारा क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक बस है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का मोटिव है कि भैया पॉल्यूशन को अगर खत्म करना है तो ये सब चीजें भी तो लानी पड़ेगी ना, इन सब चीजों के बिना हमारा काम कैसे हो पाएगा। हम इधर बोल रहे हैं कि भैया पॉल्यूशन जो है खत्म करना है, उधर जो एकदम जनरेटर धड़ाधड़ धुआं छोड़े जा रहा है, तो पॉल्यूशन खत्म होगा क्या, नहीं होगा। तो अब उन्हीं चीजों को कन्वर्ट किस में किया जा रहा है, सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है बेटा, बढ़ावा दिया जा रहा है, ये नहीं दिया जा रहा है, ताकि लोग जनरेटर वगैरह का इस्तेमाल क्या करें, कम कर से कम करें। इन्वर्टर ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं नहीं करते, तो उसमें पॉल्यूशन होगा क्या, नहीं होगा। तो ये सब हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, ई अमृत के, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाएगा, वो किसके अंतर्गत, तो लिख लीजिएगा बेटा, किसके लिए आएगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, इस बार यही वाला पूछा था, ई अमृत वाला क्वेश्चन पूछा था, अगर आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ई अमृत वाला इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। अच्छा ईमानदारी से थोड़ा बनाए थे वो क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन दिया था मैंने, 1 2 3 4, 4 ने हाथ उठाया, वाह। अच्छा 5, मैंने एग्जाम वाले 31 क्वेश्चन दिए थे ना जो अभी तक आपने पढ़े हैं, उसमें से काहे नहीं की रे, लग रहा है अब हमको हल्के में लेने लग गए हो बेटा। 110 केजी के आसपास का हो चुका हूं मैं, थोड़ा वेट रखा करो हमारा भी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके 2 को मिला के भी हम ज्यादा हैं, ठीक है। तो थोड़ा सुधर जाओ नालायक हो, वरना पिचका दिए जाओगे। नहीं अब गर्मी में कम किया जाएगा, ठंड में तो होता है ना, आलस हो जाता है, कौन घूमे फिरे, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती है ना ठंड के मौसम में। घर जाओ, कंबल, आखिया सिर बाहर रखो, वाइफ बोल दे ये काम, अरे आलस हो जाता है, तो उसमें और शरीर थोड़ा सा खाओ और बैठे रहो तो क्या होगा, गंडा स्वामी बनेंगे, वही हो रहा है। तो ई अमृत किसका कारण बेटा, किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा
प्रमोट करने के लिए। फिर लिखिएगा बेटा, मेथनॉल इकोनॉमी, मेथनॉल इकोनॉमी, तो लिखिएगा aimed at reducing India's oil import bill greenhouse gas emission and converting coal reserves and solid wastes into methanol तो वही जो हमने गन्ना का एग्जांपल लिया कि जो भी हमारे पास सॉलिड वेस्ट वगैरह है उन सबको कन्वर्ट करके क्या करना बेटा, मेथनॉल बनाना, और फिर सारा काम क्या करना बेटा, उसी के बेसिस से करना। तो ये भी हमारे लिए क्या होगा बेटा, कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। भाई बाहरी रिजर्व्स हमारे लिए फिर क्या होगा, उतने जरूरी नहीं होगा। अभी हम लोग ऑयल बाहर से मंगाते हैं तो उसको पेमेंट करना पड़ता है ना, तो जितना उसका खपत कम होगा उतना हमारे लिए क्या होगा, फायदा होगा, ये नहीं होगा। भाई जितनी हमारी जो रिजर्व्स है बाहर जाएंगे उतना हमारे लिए नुकसान है ना, तो जितना बचे वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो वो चीजों के लिए क्या करते हैं हम लोग, मेथनॉल इकोनॉमी की तरफ देखते हैं। और अभी तो देखो ना कुछ जगह पे तो क्या कर रहे हैं, अभी ट्रायल वर्जन में चल भी रहा है हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां। नितिन गडकरी अभी स्वयं जो यूज कर रहे हैं वो किस चीज से चल रहा है, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां हैं। तो कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से हरियाणा में ये जो सोनीपत वाला लाइन है ना, इस पे कुछ दूरों के लिए, जो कुछ दूरियों के लिए गाड़ियों को हाइड्रोजन से चलाया जा रहा है, ट्रेनों को ट्रायल वर्जन पे। हाँ ट्रेन है, उसका ट्रायल अभी चल रहा है, अभी हर जगह अप्लीकेबल थोड़ी ना कर देगा एक ही बार में, तो कहीं ना कहीं ट्रायल चल रहा है। उसी तरीके से जो है अहमदाबाद की तरफ ट्रेनें जो हैं, कुछ ट्रेनें उसमें ट्रायल वर्जन पे लगाया गया है सोलर पैनल, पूरे ट्रेन के ऊपर छत पे सोलर पैनल लगा हुआ है, उसी से एनर्जी कन्वर्ट करके उसको चलाया जाए। तो कहीं ना कहीं आपको अगर इकोनॉमी को बूम करना है तो ये सब सारी चीजें तो देखनी पड़ेगी ना भाई। जैसे देखो पहले के जमाने में जो ट्रेनें चलती थी, देखो ना गदर मूवी में, कोयला है कि नहीं, तो कोयले से चलने वाली थी, फिर धीरे धीरे डीजल की तरफ आई, फिर इलेक्ट्रिक हुआ, अब धीरे धीरे उसमें भी बदलाव हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो वो सभी चीजें हो रही। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो कुछ ना कुछ और नई चीजें आएंगी, तो उसके लिए कौन काम करेगा, तो वो कौन है बेटा, नीति आयोग। इसीलिए तो इसको क्या बोला जाता है, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट। कल लिखवाया था ना, कल इतना ही तो लिखवाया था हमने। नीति आयोग को किस नाम से जाना जाता है, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट के नाम से किसको जाना जाता है। नीति आयोग का गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 अगस्त। आजादी मिली थी कि अभी बैठे बैठे रील्स देख रहा था तो एक बच्चा 26 जनवरी पे ना भाषण दे रहा था स्कूल में, बड़ी मस्त भाषण दे रहा था। 26 जनवरी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन हमारे स्कूल में छुट्टी होती है, घर पे हम लोग आराम करते हैं, ठंड के मौसम में आराम करना लाभदायक होता है, घर में मम्मी नए पराठा बना बना के गरम गरम देती है, हम लोग वो खाते हैं, इसलिए हमारे लिए 26 जनवरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ले कोई गलत थोड़ी ना बोला वो, है कि नहीं। बाकी चीजें बाद में होगी, पहले पेट पूजा का बात हो जाए। तो सारा काम ये कौन देखेगा बेटा, तो की इनिशिएटिव का मतलब होता है किस दिशा में, किस तरीके से वो काम कर रहा है, उन चीजों को बताना। तो इसी को हम लोग कहते हैं की इनिशिएटिव्स ऑफ
नीति आयोग। लेकिन हर चीजों की कुछ ना कुछ वीकनेस भी है। हर चीजों की कुछ ना कुछ वीकनेस है ना बेटा। ये ऐसा क्लास मॉनिटर है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। सारा चीज उससे पूछ के किया जाएगा, बेटा क्लास सही चल रही है, ये वो फलाना ढिमका। लेकिन आज समोसे आएंगे कि नहीं इसके बारे में उसको पता भी नहीं। मॉनिटर साहब, मतलब कोई भी अहम डिसीजन है उसमें मॉनिटर का कोई योगदान नहीं रहेगा। कहने का मतलब बजट से रिलेटेड अगर कोई भी एक्टिविटीज होती है उसमें नीति आयोग को साइड लाइन कर दिया, चल 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 बाजू हट बेटा, काम करने दे। अब दिक्कतें हैं ना। पप्पू सोचेगा सर नहीं बनना मॉनिटर, मुझे नहीं, मॉनिटर है तू ही है। ठीक है, बस बजट के प्रोसेस से क्या है, दूर है। बजट के प्रोसेस से क्या होगा, दूर होगा। तो चलिए जरा लिख लेते हैं वीकनेस। कि अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं वीकनेस की, तो हमने क्या बोला कि पप्पू भाई साहब मॉनिटर हैं, लेकिन इनका रोल क्या होगा, लिमिटेड होगा। ये देखो कि क्लास में कोई बच्चा बदमाशी तो नहीं कर रहा है, सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, बस इतना तक है। इससे ज्यादा भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। तो मतलब रोल क्या कर दिया गया बेटा, लिमिटेड कर दिया गया। नहीं तो सबसे पहला लिख लीजिएगा लिमिटेड रोल। दूसरा एक्सक्लूजन फ्रॉम बजटिंग प्रोसेस। बजट के प्रोसेस में हिस्सा लेने दिया जाएगा क्या, नहीं। आंख और कान दोनों पप्पू के बंद कर दिए जाएंगे कि देख पप्पू भाई, आपके काम की चीजें ये नहीं है, ज्यादा दिमाग इस पर ना लगाओ। ठीक है, फिर उसके बाद लैक्स ऑटोनॉमी लैक्स ऑटोनॉमी, अपना अधिकार इसके पास होता ही नहीं है, बहुत ही कम है कि नहीं। कोई भी काम करेंगे जी मालिक ये हमने सोचा है कर लें, फिर सरकार बोलेगा हाँ ठीक है, तब ना अप्लीकेबल होगा। ऐसा होगा कि नहीं आज हमने ये बोला है ये होगा, अब पप्पू बोल दे रहे आज क्लास ओवर, हम क्या बोले मारे कंट ऑफ क्लास ओवर, हमने बोला है, अधिकार रहा। तो वो पावर वगैरह यहां पर उसको नहीं मिलेगा। है मॉनिटर है क्या, मॉनिटर, लेकिन स्वामित्व है जो है यहां पर कतई नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो लिख लीजिएगा लैक ऑफ फ्रीडम एंड पावर। अगर समझने के लिए लिखना चाहे, लैक्स ऑटोनॉमी का मतलब होता है लैक्स ऑफ फ्रीडम एंड पावर। ना ही वो आजादी मिलेगी, ना ही उतनी शक्ति मिलेगी। ये हमारे पास जाएगा, सर अभी तक आप आए नहीं है, लेट हो रहा है, सर आप पढ़ाइएगा। अरे पप्पू जाओ क्लास में बोल देना आज नहीं भाई, तब आके बोले हाँ सुनो सर ने पर्सनली मुझे बोला है कि बोल दो आज क्लास नहीं है। स्वामी तो नहीं रहा, ऑर्डर मिला है उसका पालन किया। और ऐसे ही मान लो कि मैंने ग्रुप में भेजा 10 मिनट के बाद, अरे सुन वो कलवा बोला है 10 मिनट क्लास ओवर है, चलो घर निकल सकते हो, कोई पकड़ के बाद में इसी को कूट दोगे, सर ने मैसेज किया 10 मिनट, तू कैसे बोल रहा नहीं होगी क्लास, है कि नहीं। तो मॉनिटर का कोई वैल्यू यहां पर नहीं है, ना ही उतनी आजादी है, ना ही उतना शक्ति है।
ठीक है ना बेटा। चल बेचर क्या हुआ? नीति आयोग के चक्कर में उसकी इज्जत उतर रही है ना? ना, मैं बता रहा हूं कि नीति आयोग है पर वैल्यू कितनी है। ठीक है, कल बेचारा खुश हुआ था ना, चलो मैं क्लास का मॉनिटर बना, अब बोलेगा अच्छा था कि नहीं बना। नहीं नहीं बेटा, लेकिन रहेगा मॉनिटर ही, काम आप ही को करना है सारा। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है बेटा टर्मिनेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन स्ट्रेनेंस द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बेटा ये एक जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए, पहले तो बोल दिया कि मॉनिटर की कोई औकात नहीं, और क्यों नहीं रही? तो जब प्लानिंग कमीशन होता था ना, तो प्लानिंग कमीशन हमारे बजटिंग प्रोसेस का जो ना अहम हिस्सा होता था, सब मिलके तभी जाकर के कोई भी डिसीजन लेते थे। लेकिन जब से ये हमारे पास नीति आयोग हो गया, मतलब जब से प्लानिंग कमीशन हटा है, तब से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो मजबूती है वो क्या हो गई है बेटा? बढ़ गई है। क्योंकि अब हमने क्या बोला, बजटिंग प्रोसेस में इसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, सिर्फ मूक दर्शक बन करके एक कॉपी दिया जाएगा, बेटा ये देखो ये बजट प्रोसेस वाला है, आप जरा एक बार देखिए तो ठीक है कि नहीं, देखना बस, बता मत देना कुछ। तो कोई हिम्मत वाली बात रही क्या? नहीं देना है कि नहीं? जैसे मैं पप्पू से पूछ सकता हूं कि क्या करे पप्पू, बताओ मैं इतना बजट रखा हूं, ये काम करना चाहता हूं, ऐसा होना या नहीं होना चाहिए, जरा तू बता इसके बारे में। लेकिन सुन, ना मत बोल दियो। अब कोई ऑप्शन है? यस सर, क्या बनाया है आपने बजट से, वाह मजा आ गया। तो ये काम होता है। प्लानिंग कमीशन के हटने से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हिम्मत क्या हो गई? बढ़ गई, है कि नहीं? तो वो काम होता। लेकिन अगर ये बोल के रखा होता कि सारा शेड्यूल वही बनाएगा, क्लास कब होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कब छुट्टी होगा कब कैंसिल होगा, सारा डिसीजन उसी के पास, अर्थात प्लानिंग कमीशन, तो पप्पू क्या होता? क्लास घुसता, अरे यार आज मेरा मूड है नहीं पढ़ने, अरे चल क्लास ओवर, चलो 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 घर चलो। मैं आया, अरे पप्पू भाई सर जाओ यहाँ से, आज मूड नहीं है कि नहीं? तो हमने क्या करा, पप्पू भाई साहब को मुंडी मड़ोड़ के प्लानिंग कमीशन साफ बना क्या दिया? नीति आयोग। तो सरकार अपने हैंड में कंट्रोल रखने के लिए नीति आयोग का पर क्या कर दी? पहले जो उड़ान भर रहा था प्लानिंग कमीशन, उसको क्या कर दिया गया? उतर दिया गया। ठीक है, चलिए जी अब आते हैं इस चैप्टर की आखिरी पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 7। वर्तमान स्थिति को भी तो देखना है ना बेटा, तो करंट स्टेटस कह दो या करंट स्टेट कह दो, एक ही चीज है। तो लिखिएगा करंट स्टेट या स्टेटस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और ये एक ऐसी स्थिति है जिसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत तो है नहीं, एक बार इसको खाली बुक से रट्टा लगाने की जरूरत है। यहां पर भी खाली हम लोग लिख लेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। नाम बताता हूं, आपने 3 चीजें सुनी होगी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। कृषि क्षेत्र, सर्विस क्षेत्र, और बाकी जो इन चीजों की हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंडरी में हम लोग देखते हैं, तो लिख लो एक बार, इंडस्ट्री से भी रिलेटेड, कि इसके अंतर्गत कितनी बातों को देखेंगे हम लोग? 3 बातों को। कितनी बातों को देखेंगे? 3 बातों को, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। एग्रीकल्चर को भी देखेंगे, इंडस्ट्री को भी देखेंगे, और साथ ही साथ सर्विस सेक्टर को भी देखेंगे। तीनों ही चीजों की बात करनी होगी।
अब जब ये टॉपिक शुरू कर रहा था तो शुरुआत में हमने नहीं बताया था कि मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। फिर उसके बाद हमने दिखाया था कि धीरे धीरे कुछ चीजों में हमारी जो है एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हुई, प्रोडक्शन हमारी सबसे ज्यादा हुई। तो वही सब चीजें लगातार और क्या हो जाएगी, प्राइमरी सेक्टर में बढ़ा दी जाएगी, उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, यही तो होगा भाई। कृषि से रिलेटेड यही तो बातें हो सकती है, और क्या हो सकता है। फिर सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगे इंडस्ट्री के ऊपर। तो इंडस्ट्री में देखा था ना हम लोगों ने, जब 1980s वाला रिफॉर्म्स करवाया था, तो 1980s के रिफॉर्म्स के टाइम ने हमने क्या बात बताई थी कि भैया उस टाइम में इंडस्ट्री के ऊपर से लाइसेंस राज वगैरह को खत्म किया गया था ना। पहले 18 पैसे, 18 को छोड़कर बाकी सब पैसे लाइसेंस हटा दिया गया था। बाद में सिर्फ 5 के ऊपर लाइसेंस के रह गया था। इस तरीके की बात लिखवाई थी पिछली क्लास में। तो ये सब हमारा किसके अंतर्गत, कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से काम किया गया। और अब तो भैया सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर का ही बोलबाला है या नहीं है, अब किसका बोलबाला है। तो शुरुआत के टाइम में एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा लोग डिपेंड करते थे, फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर घटता गया, इंडस्ट्री और सर्विसेज बढ़ता गया, और अब ऐसा हो गया कि सबसे ज्यादा कौन हो गया है, सर्विसेज हो गया। अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी देखें तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सर्विस सेक्टर का होगा। तो यही सब नॉर्मल छोटी सी बातें हैं, और इसमें कुछ भी ज्यादा याद रखने वाली कोई बातें नहीं है, लेकिन रैंकिंग ऊपर नीचे होता रहता है, तो एक बार उसको जरा लिख लेते हैं, बात खत्म। ओके, चलिए जी। करंट स्टेटस में से इस बार क्वेश्चन नहीं आया था, क्योंकि इसमें ऐसी कोई पूछने वाली जरूरत है भी नहीं। चलिए लिखिएगा बेटा। कितने तरीके की बात करेंगे हम लोग, कौन कौन से, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, अर्थात एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज। ओके, और हमेशा भी ये जो ऑर्डर होगा ना बेटा, ये इसी रूप में होगा, AIS के फॉर्म में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। पढ़ेंगे भी हम लोग कभी भी या लिखेंगे भी तो किस रूप में, जैसे अगर क्वेश्चन में कभी भी पूछ देगा कि भाई करंट स्टेटस के अंतर्गत अगर देखा जाए तो क्या सीक्वेंस बनता है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विसेज, सही होगा या गलत होगा, गलत। सबसे पहले कौन सा, एग्रीकल्चर, फिर कौन सा, इंडस्ट्री, फिर कौन सा, आपको ऑर्डर यही फॉलो करना है। ओके, तो चलिए जरा प्राइमरी सेक्टर के लिए थोड़ा सा लिख लेते हैं। द प्राइमरी सेक्टर, अगर हम लोग प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो कहता है इंडिया हैज emerged as world's largest producer of milk, pulses, jute and spices। कि इंडिया का कौन सा रैंक है बेटा, नंबर 1, किस में, दूध में, दाल में, जूट में और मसाला। ये जो मसाला है ना भाई साहब, यही मसाला तो हमें 190 वर्षों तक गुलाम बना के रखा है। भारत की खोज किसने करी थी, वास्को डी गामा, वो तो किताबी लैंग्वेज है। क्या भारत हाल फिलहाल का देश है, हमारा हजारों वर्षों का इतिहास रहा है। तो
तो खोज कैसे कर सकता है हमारा? बस जो अंग्रेजी शासक ने बताया हम उस अनुसार पढ़ते हैं। भाई ऐसा है कि एग्जिस्टेंस में नहीं था क्या जो खोज करा है? खोया हुआ था कहीं पे? नहीं ना, एग्जिस्टेंस में था ना भाई। लेकिन पढ़ने के लिए बोल देते कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था। अरे कुछ नहीं, नाम कैसे रख देगा? आर्यवर्त आज का नाम थोड़ी ना है, भारत का नाम आर्यवर्त ही था बेटा, ठीक है ना। इंडिया तो अंग्रेजों के द्वारा जाते समय दिया गया नाम है 1947 में। 15 अगस्त 1947 को इंडिया नाम दिया गया था। और फुल फॉर्म बताया था इंडिया का क्या है? इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। इंडिया कोई हमारा देश का नाम नहीं है, भारत है, हिंदुस्तान है कि नहीं? पाटलिपुत्र है, आर्यवर्त है, इंद्रप्रस्थ है, ये सब नाम थे। ये तो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है। तो वो आए थे बेटा साउथ के तटों पे। ये जो साउथ का एरिया है ना, अभी जब मैं मनी के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैंने बताया हुआ था कि जो बेटा ये काली मिर्च समझते हो ना, पहले काली मिर्च के पत्ते भी रुपए के रूप में चलते थे। मैंने क्लास में बताया हुआ है, अगर कोई गलती से ही सही पढ़ लिया हो तो, है कि नहीं? अगर पढ़ा हुआ होगा तो मैंने बताया था कि पुराने जमाने में काली मिर्च के पत्ते जो हैं वो नोटों के रूप में चलते थे, उसकी वैल्यू होती थी। तो ये जो वास्को डिगामा भाई साहब हैं, ये जो वास्को डिगामा भाई साहब हैं, ये काम वहां पे करते थे, ठीक है। मसाला खरीदा यहां से सस्ते दामों पे, क्योंकि भाई यहाँ पे उत्पादन ज्यादा है। अब उत्पादन ज्यादा है तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर क्या होगा? कॉस्ट उसका क्या होगा? बहुत ही कम होगा। और फिर वो क्या करते थे? समुद्री रास्ते से ले जाकर के अपने देश में या दूसरे देश में बेचते थे और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते थे। अब इसको देखा देखी और भी लोग आने लग गए और यहां से मसाले ले जाकर के वहां पर बेचने लगे और धीरे 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 जो है वर्चस्व स्थापित हुआ था। तो इंडिया जो है अभी भी मिल्क में, पल्सेज में, जूट में और मसाला में कौन से पोजीशन पे है बेटा? नंबर 1। वर्ल्ड लार्जेस्ट का मतलब क्या हो गया? नंबर 1 पे ही ना। फिर इसके बाद कहता है इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया planted under wheat, rice and cotton। कि ये जो खेती होती है ना बेटा, तो जो भूमि यूज होता है उसमें नंबर 1 पर कौन कौन सी खेती होती है बेटा? गेहूं, चावल और कॉटन का। हाँ कपास कह सकते हैं, ठीक है। गेहूं चावल तो ये बहुत सारे लोग समझ भी जाएंगे, कपास तो कोई नहीं समझेंगे जल्दी से। हाँ, हिंदी मीडियम वाले क्यों नहीं समझेंगे? वो तो सब दिन वही पढ़वे किए हैं, कपास की खेती। तो कॉटन की बातें करते हैं तो प्लांटेड एरिया क्या है बेटा? नंबर 1 पर है ये। फिर इसके बाद कहता है बेटा इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ fruits, vegetables, tea, fish, cotton, sugarcane, wheat, rice and sugar। विश्व में सेकेंड नंबर पर सबसे ज्यादा उत्पादन क्या क्या होता है बेटा? फ्रूट्स, वेजिटेबल, चाय का उत्पादन, मछली का, कॉटन का, गन्ने का, गेहूं का, चावल का
और चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पे कौन आता है? भारत आता है। ये रैंकिंग सब याद रखना और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है ना? हम नहीं याद है, नहीं, कुछ में चाइना आता है, कुछ में कुछ। हाँ, कपास में शायद नेपाल नंबर 1 पे है। हाँ, क्या हुआ? टी में नहीं नेपाल है नंबर 1, टी में नहीं है। चलिए बेटा, फिर उसके बाद ये जो जूट की खेती होती है ना, नेपाल और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है? जूट की खेती नेपाल में और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा होती है। चलो जूट, फिर उसके बाद है बेटा इंडियन फूड एंड ग्रोसरी market is the world's 6th largest with retail contributing 70% of the sales। कि फूड और ग्रोसरी मार्केट का जो है शेयर क्या है बेटा? 6th पोजीशन है विश्व में, जिसमें 70% रिटेल है, 30% क्या है बेटा? होलसेल है। तो हमें रिटेल की बात करनी है, तो रिटेल का परसेंटेज कितना है टोटल सेल्स का? 70%। इंडिया हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट केटल हर्ड। जो बफलो मीट वगैरह का प्रोडक्शन होता है ना बेटा, बीफ जिसको कहते हो, बीफ प्रोडक्शन में इंडिया क्या है बेटा? विश्व में नंबर 1 है, ठीक है? भैंसा का मीट, हाँ हाँ उसमें भी है। नहीं, यहाँ तो मैं बफेलो मीट की बात कर रहा हूँ। ये कैटल हर्ड का मतलब है बफेलो मीट की बात, ठीक है? इसमें इंडिया क्या है बेटा? एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। फिर लिखिएगा बेटा, इंडिया इज among top 10 exporters of agricultural products in the world। agricultural and processed food exports development authority APEDA, agricultural processed food exports development authority is interested with the responsibility of export promotion। जो एक्सपोर्ट प्रमोशन का काम होगा वो सारी जिम्मेदारी किसके पास बेटा? APEDA
डीए के पास। ठीक है, तो देख रहे हैं ना अभी तक इसमें जो भी बातें हुई वो क्या है, कृषि से रिलेटेड है या नहीं है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या नहीं है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी आएंगी वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, किसके अंतर्गत, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। इसी में लिखिएगा बेटा वेरियस मेजर्स आर एडप्टेड बाय गवर्नमेंट सच एज। अब बहुत सारी ऐसे चीजों को गवर्नमेंट को एडॉप्ट करना पड़ा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों में। तो क्या क्या, तो बेटा देखो बिना एफडीआई के काम चलेगा क्या, भाई पैसा का होना भी तो, किसी भी काम को करने के लिए पैसा का होना भी तो जरूरी है या नहीं है। तो लिखेंगे बेटा 100% एफडीआई, एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी विनियोग। ठीक है, तो 100% एफडीआई इन मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। फूड प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग पर एफडीआई कितना होगा बेटा, 100% होगा। कितना होगा, 100%। इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स, वो जो एमएसपी वगैरह की बात करता है ताकि फार्मर्स की कुछ ना कुछ क्या हो सके, इनकम हो सके। तो लिख दिया हमने फिक्सिंग ऑफ एमएसपी। एमएसपी का फुल फॉर्म, अब दो दो ऑप्शन दे रहा हूं, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अरे बुर्बक, फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है कि आपका इतना तो खर्चा पानी हुआ होगा, तनिक रख लो। मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, उसके लिए एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ओ सेट, एमएसपी नहीं होता, क्या होता है वो, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। फार्मर्स को जो दिया जाता है वो क्या होता है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, अब बीच में राहुल गांधी मत बन जाना, उन्होंने बोला था मिनिमम सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस नहीं होता, सपोर्ट प्राइस होता है। ठीक है, चलो तो फिक्सिंग ऑफ एमएसपी कि एक दर तय किया जाना कि भाई ये तो रेट रहेगा ही रहेगा। नेशनल मिशन नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स, अभी जैसे आपने देखा होगा कुछ समय पहले जो है थोड़ा सा हल्ला शुरू हुआ था कि भाई सरसों के तेल में जो है पाम ऑयल मिलाया जाता है, जिस कारण से शरीर के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है कि नहीं। तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसके लिए हंगामा हुआ था ही नहीं होता, रेट को कम करने के लिए मिला भी दिया जाता है कि नहीं। शुद्ध सरसों का तेल खाओ और मिलावट वाला खाओ, देख लो अंतर कैसे होता है। ठीक है, तो एडिबल ऑयल्स के लिए भी क्या गया बेटा, बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर उसके लिए काम किया गया। फिर उसके बाद है बेटा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY, है ना, कि एक तरीके का इंश्योरेंस है कि नहीं, फसल का क्या हो गया बेटा, इंश्योरेंस।
एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एग्रीकल्चर के लिए जो है बहुत सारी क्या होनी चाहिए, मशीनरी वगैरह की जरूरत होती है, तो उन सब के लिए क्या मिलेगा बेटा, फंड मिलेगा ही नहीं करेगा। और इसी सब के लिए आगे चल के ना नाबार्ड नाम की चीजें आती है, जो नाबार्ड काम करता है ना बेटा, इन्हीं सब चीजों के लिए काम करता है, ठीक है ना। नाबार्ड जो होता है वो क्या करता है, इन्हीं सब चीजों के लिए क्या करेगा, काम करेगा। तो क्या हो गया, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। फिर उसके बाद हो गया बेटा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पीडीएमसी, ये जो खाद वगैरह होता है, कीटनाशक का छिड़काव वगैरह होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। भाई फसल वगैरह में देखते हो ना कि किसानों को बेचना होता है, एक जगह जाके बेच देता है, वो वहीं से गवर्नमेंट के साथ सप्लाई कर लेता है कि नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। ई नाम, भाई एक ई पोर्टल है जहां पे सारी चीजें आपको क्या हो, उपलब्ध हो, तो इसके अंतर्गत लिख लीजिएगा बेटा, ई नाम लिखा बेटा। ए पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल। ए पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल। ओके, तो ये सब ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे, बोलो। फिर इसी के साथ कुछ परेशानियों का भी सबब करना पड़ सकता है। कोई भी काम करेंगे तो आसानी से हो सकता है, ये इंडिया है बबुआ, बिना इसूज के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। भाई क्लास में ही कोई बच्चा एकदम मस्त ऐसा हो जो हमेशा पढ़ने पे फोकस करते रहे, दो चार को आके बगल में बैठ जाएगा, और भाई क्या बात है हमेशा पढ़ते ही रहते हो, अरे कभी हंस भी लिया करो। डिस्टरबेंस होगी या नहीं होगी, तो कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पर इशूज की भी बात करेंगे, तो चलिए जरा वो भी हम लोग देख लें, इशूज की बात करें। बेटा मान लो पप्पू ने सोचा कि 60 एकड़ में हम खेती करें, ठीक है, चलो थोड़ा सा बढ़ा देते वैल्यू, 100 एकड़ में खेती करें। लेकिन दिक्कत क्या है पता है, देखो जरा, अब पप्पू ने सोचा कि हम यहाँ पर अपना खेत पूरा इस पे काम करें, लेकिन टेंशन क्या, यहाँ पर किसी और का, यहाँ पर बीच में किसी और का, यहाँ पर किसी और का, एक जगह इसका कनेक्टेड ही नहीं है। अब क्या कर लोगे भैया, दिक्कतें क्रिएट आएंगी नहीं। तो ये जो पट्टेदारी हुआ था ना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है या नहीं है। फिर उसके बाद देखो, देखते हो ना कि गांव देहात में जमीन जायदाद का बंटवारा, वंशावली, फैमिली ट्री। सर मेरे पास पहले बहुत जमीन हुआ करता था, अब हमारे पास है नहीं, टुकड़ों में बट गए हैं। तो ये सब भी एक इशू है ना। अब गवर्नमेंट इसको भी एक चैलेंज की तरह लेके काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट चाहता है कि हम रूल अपनाएं, हम ये काम अच्छे से करें, लेकिन दिक्कतें हैं, एक ही जमीन के चार चार मालिक, कोर्ट में केस चल रहा है, तो दिक्कतें आएंगी काम करने में, ये नहीं आएंगी बेटा। तो लिख लेना जरा इसी को, इसको हटा देता हूं मैं। चलिए
ये तो अच्छा है ना कि कम से कम जो भी बैच इस वीडियो को देखेगा वो पप्पू से वाकिफ होगा, और मैं तुम्हारा लास्ट में फोटो भी लगवा दूंगा ताकि कहीं भी देखो अरे पप्पू भाई साहब कैसे हैं आप। हाँ नहीं, जैसे कभी अभी होता है कुछ, अभी एग्जाम सेंटर पे गया था ना, तो 3-4 बच्चों ने पैर छू के प्रणाम किया। मैंने उसका शक्ल देखा, कौन हो भाई साहब? अरे सर ऑनलाइन वाले हैं। मतलब अच्छा फिर ठीक है, तुम हमें जानते हो हम नहीं। नाम से ऑनलाइन वाले बच्चों के वाकिफ होते हैं, फेस वॉश से कहाँ से वाकिफ होंगे? आप तो ऐसे बोलेंगे ना, बेटा वीडियो कॉल करके मुंह दिखाइयो जरा, है कि नहीं? अगले दिन उसके मम्मी पापा सब आ जाए, कहा बोला था रे, मुंह देखेगा हमारा बच्चा का। देखो देखो दीदी को खुशी कितनी आ रही है, जब हम अपने पिटाने की बात करते हैं ना इतनी खुशी होती है इधर। हम बोल देंगे बाद में कि दीदी ने बोला था कॉल करने के लिए, बात करनी थी। और बता, है? अच्छा, है ना, बहुत कितनी खुशी हो रही है, देखो देखो, ओहो रुक ही ना रही। अच्छा तुम हंस रही हो, दोनों साथ दे रही है, हंसो हंसो। चलो लिखिएगा बेटा, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, पहली क्लास में ही लिखवाया था, ये नहीं लिखवाया था बेटा? याद है ये बुलाए गए? अरे वाह, किसी ने पैसे भेजे मुझे। और सबसे बड़ी बात, अभी तक मैसेज भी नहीं किया है किसी ने कि मेरा पैसा आया है या हमने क्यों भेजा है, कुछ भेजा है, बट आया है। 10,000 रुपये आए रे, मेरी 2 महीने की सैलरी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि शायद किसी बच्चे का मैसेज आया हो। ना, किसी का नहीं आया। क्या बोल रहा है बादल? बेटा गुर्दे लाल कर दिए जाएंगे। चलो लिखो, तो क्या हो गया बेटा, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स के कारण क्या होगी, इन नीतियों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा? इन नीतियों में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी बेटा? बोलो। तो पहले उसकी बात करेंगे, लो फॉर्म प्रोडक्टिविटी। भाई मानते हैं कि जमीन जगह है, खेती उतनी हो पा रही है क्या? नहीं हो पा रही है, तो प्रोडक्टिविटी क्या होगा बेटा, कम होगा या नहीं होगा? लो मार्केटेबल, मार्केट से सही दाम भी तो नहीं मिल पाता। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी ज्यादा एकदम कुशल टेक्निक तो है नहीं हमारे पास। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अपडेशन, टेक्नोलॉजी उतना अपडेट तो है नहीं बेटा। इनएडिक्वेट पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर,
तो भाई बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिसके कारण ये सारी चीजें पूरी नहीं हो सकती। ओके, मजा फिर भी नहीं आएगा। तो खेती से बेटा आज तो ये चैप्टर खत्म होगा। ज्यादा नहीं, अभी 3.5-4 पेज और लिखेंगे हो जाएगा काम बेटा। ज्यादा नहीं बेटा, मैं कभी आपको ज्यादा लिखवाऊंगा ही नहीं। सॉरी। बेटा यहाँ 1 इंच के लिए गोली चल जाता है। नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे मैं अभी आपको वर्तमान स्थिति, चलो कहीं दूर की छोड़ो, मैं अपने घर की ही बात बताता हूँ। गांव में एक जमीन है जिसमें आराम से, मतलब जहाँ पे रहते, जो बांसडी कहते हैं ना, जहाँ पे मतलब रहने का घर वगैरह बनता है, खेत नहीं, मैं मेन की बात कर रहा हूँ। तो वो जमीन मेरा इस तरीके से एकदम लंबा लंबा था, ये ऐसे लंबा था। बाबूजी मेरे ठहरे 3 भाई, हो गया साफ। अकेले रहते तो दिक्कत नहीं है, जैसे अब मैं हूं टेंशन नहीं है, जो है वो अपना है। लेकिन चाचा जी को थोड़े ना बोलेंगे छोड़, नहीं तो आज देख लेंगे, हम उस नेचर के हैं नहीं। अब हमारे जो मझले चाचा हैं, जो थोड़े नेतागिरी में भी हैं, ठेकेदार भी हैं, लेकिन कहते हैं हम सबसे गरीब हैं, कहते ही हैं वो। पापा के पास आए, बोले भैया गांव में घर बनाना है तो कंबाइन करके घर एक बढ़िया सा बनवा लीजिए, क्योंकि पहले तो गांव देहात में फूस का ही तो घर होता था, और चूंकि रहना तो किसी को होता नहीं था, सब तो रहते शहर में। बोले कि अच्छा नहीं लगता है कि गांव हम लोग जाते हैं तो लोग भी, अब गांव में थोड़ा हम लोग जो है सबसे ऊंची फैमिली में आ जाते हैं पैसे के मामले में, क्योंकि घर में हमारे जितने हैं वो सारे गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में अच्छी जगह पे है। तो थोड़ा सा एक हो जाता है, जैसे ये इलेक्शन वगैरह भी होता है ना, तो चाहे सांसद का इलेक्शन हो, कुछ भी जाता है तो हम लोगों के दरवाजे पे ही वो बैठता है। तो अब उस चक्कर में एक होना भी तो चाहिए। तो पापा ने बोला ठीक है बनवा ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे छोटे चाचा जो हैं वो ठहरे नंबर 1 के खुराफाती। पापा ने बोला कि ठीक है तुमको जहां से बनाना है वहां से बनवा ले, हमें जो बोलेगा हम सपोर्ट कर देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, एक काम कीजिए ना, 3 भाग में बांट लेते हैं तीनों भाई का, एक भाग में मैं बना लेता हूँ। तो बोले भाई जो ना तुम लोगों को देखना है, जो करना है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इधर से एक छोटा सा रास्ता हम लोग तय कर लेते हैं जो पीछे तक जाए, ये हिस्सा हमारा रहा, मतलब मजले चाचा का, ये दे देते हैं छोटे वाले को और आप पीछे वाला ले लो। आप बोले कोई बात नहीं। लेकिन हमारे छोटे चाचा रहे ऐसा कैसे, आगे हम जाएगा। और गांव में हम लोग यूनिटी के लिए भी जाने जाते हैं कि तीनों भाइयों में कभी आज तक लड़ाई हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोगों का कोई बंटवारा नहीं हुआ है। बाकी सभी बंटवारा हो चुके, बाबूजी साहब बंटवारा साहब, लेकिन हम लोगों में आज तक ऐसा हुआ नहीं, बंटवारा हुआ ही नहीं। तब छोटे चाचा हमारे पापा के पास पहुंचे। जिस आंटी की अभी डेथ नहीं हुई थी, जो मैं गया हुआ था घर, जुलाई में उनकी डेथ हुई थी, जुलाई, हाँ 26 जून या 26 जुलाई को उनकी डेथ हुई थी। तो मैं घर गया हुआ था, जो जनवरी वाले बैच वाले होंगे उनको पता होगा ये चीज। तो 5 सितंबर को मैं वहीं पे था, सॉरी 26 अगस्त को डेथ हुई थी। तो वही चाचा और चाची दोनों एकदम तन के आगे मेरे पापा के पास, आप भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं, अगर हम छोटे हैं तो हमारा हिस्सा खत्म कर दीजिएगा। पापा बोले भाई सुन, हमें नहीं चाहिए, तू दोनों मिलके ले ले। चाची बोले नहीं हम तो लेंगे आगे से ही। फिर पापा ने बहुत हद तक समझाया, मैंने बोला एक काम कर, पूरे में उसको बनाने दे दे, हम दूसरी जगह बना लेंगे, और भी तो लैंड है भाई, 10 कदम हटके वहां पे बना ले, क्या दिक्कत है। बेटा पता है, अब अपने में तो सुलझ गई बात, अब बगल वाले ने नौटंकी कर दी।
अब ये जो था कि भाई अगर मान लो यहाँ पे बना लेंगे तो पीछे वाले जो लोग हैं उनको भी तो रास्ता, क्योंकि हमारा मेन रोड पे आ गया, ये रोड है और यहाँ पे ये है, तो अंदर वाले जो इधर वाले एरिया वाले हैं उनको जाने का तो जगह दोगे। तो बगल वाले को बोले कि भाई जमीन दो, बोलता हम नहीं देंगे, तुमको देना है दो। बोले रुक बेटा, अब चलेगा इस पे खुराफाती। 2020 में ये यहां से यहां तक का जो एरिया था ना 3.5 बीघा का, ये मैंने अपने नाम पे, अपने दोनों चाचा के नाम पे रजिस्ट्री करवा रखी थी, क्योंकि ये जमीन किसी और का था पूर्वज में, लेकिन हम लोग उस पर कब्जा जमाए हुए थे 1952 से, दादाजी के जमाने में उन्होंने जमाया होगा। अब जिसके नाम पे थे उनका चिरकुट लो खड़ा हो गया, हमारा है, क्योंकि अब तो कागज वगैरह से तो वो उन्हीं का है, पहुंच गया वो। फिर मामला बाहर सेटल हुआ, पैसे ले बात खत्म कर, तो 28 लाख रुपए में फाइनल हुआ। नहीं तो बाबूजी का पैसा था, हमारा कौन सा था हमारा तो खाली नाम है कि हमारे नाम पे वो जमीन है। तो 2020 में जब लॉकडाउन था ना, उसी टाइम में घर पे मैं भी नल्ले पड़ा हुआ ही था, पापा ने बोला कि तू अपने नाम पे ले ले, बेरोजगार। तो हम लोगों ने वो रजिस्ट्री करवाए, चाचा ने आराम से रजिस्ट्री का कागज निकाला, बोला आज के आज खाली कर जितने हैं यहाँ पर। सीधा रोड बन गया बेटा यहाँ से यहाँ तक, अब एकदम बढ़िया रोड है वो 20 फुट का। अभी कोई 1 इंच देने को तैयार नहीं था, जैसे देख लिया कि रजिस्ट्री तो इसके नाम पे है तो भगाएगा, तो खाली। अब देख लो पंगा कैसे क्रिएट होता है बेटा, जो 1 इंच नहीं छोड़ना चाहता है वो आपके लिए पूरी की पूरी लैंड छोड़ेगा, वो आपको कोई काम करने देगा। आप देखो ना सड़क वगैरह बनता है, बन जाएगा ना तब भी छज्जा लोग बाहर निकाल लेंगे, फिर उस छज्जे के ऊपर से आगे वाला घर जो रह जाएगा उसका छज्जा बाहर निकाला जाएगा, पता चला गली ऊपर से ब्लॉक। आप दिल्ली में देख लो यही हालत है, नीचे गली ऊपर कुछ, आकाश कहाँ गया, वो तो घर बार दोनों मिल गए हैं ऊपर में। तो भाई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, इसीलिए दीदी हमने आपको वो बताया, ठीक है। तो अपने दिल से जानो, पराए कभी अगर मौका मिले ना तो बाबूजी वगैरह से पूछना कि पापा आपके पुश्तैनी जमीन का क्या हाल है, फिर वो अपनी दिल के सारे दर्द निकाल के ना आपको बता देंगे क्या हाल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये सब क्या थे बेटा, इशूज थे हमारे, कि ये सारी कहीं ना कहीं लैंड के साथ प्रॉब्लम होती, तो वो सारी डेवलपमेंट का काम वहां पर नहीं हो पाता, ओके। पर मजा तो फिर भी नहीं आएगा, सेकेंडरी सेक्टर तो है, इसमें हमारी गलती नहीं है, दीदी ने ये 5-7 मिनट टाइम बर्बाद किया है, ठीक है ना, वो पूछती ना मैं बताता, और समझाने के लिए करना पड़ा, क्या करूं। चलिए दीदी, बेटा मैंने कल ही बोल दिया था कि आज मैं टॉपिक खत्म करूंगा, और लास्ट में क्लास का मतलब ही हमारा वही है। ये अब्बा कौन फैला रहा है, देखो मैं ठहरा गरीब आदमी, मुश्किल से जेब में, आज मेट्रो स्टेशन पे भीख मांगा था मैंने थोड़ा सा, क्या हुआ, वो तो पता नहीं किसके आए हैं, पता चलेगा बाद में बैंक वाला फोन करेगा वापस करने, तो पुलिस भेज रहे हैं। अब किसी का हो सकता है गलती से आ गया। सा 60 रुपए आज इनकम है मेट्रो स्टेशन पे मतलब हम तो खुद भीख मांग के आए हैं और उसमें भी उसको दे। आज सुबह की मेट्रो की कमाई है, 1 घंटा सुबह में मेट्रो पे भीख मांग लेता हूँ ना 7:30 से 8:30, तो थोड़ा सा दिन भर का खर्चा हो जाता है, और फिर जब यहाँ पे अभी क्लास ओवर होगी फिर जाके 1 घंटे भीख मांग लूंगा। मैंने 7 बजे से क्लास इसीलिए तो रखी है कि 6 से 7 में भीख मांग सकूं, ठीक है, साथ में चलेगा। बेटा कोई भी अपने बिजनेस में कंपटीशन बढ़ाएगा क्या, कौन चाहेगा कंपटीशन बढ़ाना, ऐसी गलती हम नहीं करते। चलो लिखो बेटा, दूसरा कौन सा होगा हमारे पास, तो लिखो बेटा, इंडस्ट्री की बात होगी ना बेटा इसमें, लिखो ना, 1 घंटे में हो जाएगा कंप्लीट बेटा।
5:15 तक तो मेरा मिनिमम टाइम ही है। यस, 3:30 से 5:15। सॉरी, बैठो, जाओ ले आओ। इतना ब्रेक के टाइम में खाता पीता का है कि जाना पड़ता है भाई। सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत लिखिएगा इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर contributes about 30% of GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब ये GVA क्या होता है वो चैप्टर 6 जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। सीधा अब याद रखिएगा, जितना टोटल हमारा जीडीपी है उसका लगभग 30% कंट्रीब्यूशन किसके अंतर्गत आएगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंतर्गत GVA, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंतर्गत आएगा। It employs over 12.1 crores of people। इसके अंतर्गत कितने कामगार हैं बेटा? 12.1 करोड़। मैन्युफैक्चरिंग accounts for 78% of टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन का 78% कहाँ है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंतर्गत। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, improved to 40th in 2022 from 81th in 2015। 2015 में 81वां पोजीशन पे था, अब कौन से पोजीशन पे बेटा? 40वें पोजीशन पे। ओके, नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशंस ऑफ, हाँ 81 था 2015 में, 2022 में घट के कहां पे आ गया? 40 पे आ गया। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज ए रोल इन द formulation of implementation of industrial policy। अब ये जो DPIIT है बेटा,
इसके द्वारा जो कुछ पॉलिसी बनाई गई है वो कौन कौन सी पॉलिसी, जैसे हम लोग कहते हैं ना वोकल फॉर लोकल, है ना, ये भी तो एक पॉलिसी ही है ना कि भाई स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। तो ये किसके अंतर्गत है, पॉलिसी के अंतर्गत, कि ये हमें काम करना है। तो यहां तक टेप लिया, बोलो, पहले यहां तक लिखने दो फिर ऊपर वाला दिखा देता, एक साथ बंक मारे थे। हमें क्या लेट करो बेटा, अभी तो 5 ही बजा है, 1 घंटा में हो जाएगा पूरा, 1 सवा घंटा में हो जाएगा। इसके बाद पहले नेशनल इनकम पढ़ा दूंगा फिर उसके बाद कोई पढ़ाऊंगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर छठा ही है ना, 15 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं ना। क्या बेटा, हाँ क्या तरक्की कर रहा है, कैसे बढ़ रहा है, हाँ मतलब हाँ ग्रोइंग इंडेक्स के नाम से जानते हैं इसको, ऑन एवरेज। हो गया बच्चों, बोलो, ऊपर का कितना छूट गया रे तुम लोगों का, इतना। हो गया, बोलिए, अरे बोलो, ले कहाँ गया रे, ले दादा, हाँ आया आया। हो गया, बोलो, इसी पॉलिसीज में से इस बार एक क्वेश्चन भी आया था, पीएम गति शक्ति योजना, आया था, मुझे याद आ गया ना कि आया था। मैं भी इंसान ही हूँ दीदी, धन्यवाद। नहीं हो सकता है मुझे लगा हो कि भालू यहाँ क्यों आ गया, कलवा भालू। हो गया बेटा, तुम लोगों की 11th की क्लास तो नहीं है, ठीक है बेटा। क्या हुआ, नहीं 1 घंटा होता भी नहीं है कि तुम लोग परेशान हो जाते हो। देखो 2 घंटा मिनिमम मेरा टाइम गैप होना चाहिए पढ़ाने का। 2 घंटा के बाद बात करो कि सर और पढ़ाइएगा तो कितना देर पढ़ाइएगा। हाँ 2 घंटा से पहले मत टोका करो, अच्छा नहीं लगता ना बेटा।
तब लेकिन कुछ लोग कसम खा रखे हैं कि टाइम आज लगाए करेंगे हम। मैं इसलिए ना ये चैप्टर हमेशा संडे को पढ़ाता हूँ, ताकि उसमें ना मैं लिखवाता कुछ नहीं, नोट सीधा सामने दिखाता हूँ और फिर खाली बोलता हूँ कि पढ़ दे रहा हूँ, समझ जाना, क्लास घर में लिख लेना। इससे पिछले जनवरी बैच में भी मैंने ऐसे ही करवाया था, 2 क्लास में खत्म। एक दिन संडे को पढ़ा दिया था 2.5 पौने 3 घंटा, एक दिन क्लास में पढ़ा दिया तो हो गया खत्म। इतना थ्योरी कहीं हो, इरिटेट हो जाता है। अब मुझे तो ये नहीं समझ में ये सब देने की जरूरत है, इसका क्या काम है भाई? जिन चीजों की जरूरत हो वो दो ना। इकोनॉमिक्स में कम चीजें थोड़ी ना है पढ़ाने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब दे रखा है फालतू चीज। हाँ, मनी वगैरह के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि आगे काम आएगा। एक्सचेंज वगैरह के बारे में जानना है, इंटरनेशनल ट्रेड जानना जरूरी है, आगे काम आएगा, वो सब चीजें दो ना। फालतू के दे रखा है भाई। हमने इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में बताया था, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। अर्थशास्त्र वही है जो अर्थशास्त्री करता है, तो सरकार जो रूल बनाएगी हमें पालन करना है, बातें ही खत्म। अब कौन किया, क्यों किया, वो तुम जानो ना भाई, हम मान रहे हैं ना कि तुमने किया, बात खत्म। चलो हो गया भाई। तो चलिए बेटवा, अब लिखते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्टर। अच्छा, सेकेंडरी तो लिखवा रहे थे ना। चलिए, इसमें कुछ पॉलिसीज हमारे पास थी। ये जो हमने लिखा है कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फॉलो करेंगे, तो वो कौन कौन सी पॉलिसी है, तो लिखिएगा सम पॉलिसीज आर। वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें बेटा इंडिया का जो रैंक है, इंडियाज रैंक 63rd इन 2020। 2020 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडिया का रैंक कौन सा था? कि कहते हैं ना कि बिजनेस करने में क्या सुविधा है या नहीं है, डिफिकल्टीज है, कहाँ पे लोग ज्यादा सहूलियत से काम करना चाहते, तो उसमें कितना रैंक था बेटा इंडिया का? 63rd था। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ये सब किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए बना हुआ है। देख गौर से देख लो, इंडस्ट्री में लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। एनएलपी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, फेम इंडिया स्कीम। फेम इंडिया स्कीम के अंतर्गत बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स वगैरह को, ये अमृत में भी वही देखा था और फेम इंडिया में भी वही, प्रोमोट इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, ओके। और भी बहुत सारी चीजें, स्टार्टअप वगैरह। स्टार्टअप किसके अंतर्गत आएगा बेटा? इसी के तो अंतर्गत आएगा।
स्टार्टअप इंडिया, ओके। अब जरा इसके चैलेंजेस भी देख ले बेटा, हो गया यहां तक? इसी में लिख लीजिए बेटा इसके चैलेंजेस। क्योंकि इशूज के बिना तो कोई काम चल ही नहीं सकता ना। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा टैरिफ या टैक्स, इनएडिक्वेट मैन पावर, जितने स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है उतना हमारे पास नहीं हो पाना, स्ट्रेंड लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। हमेशा देखते हो ना कि भाई जो कारीगर होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, चलता ही रहता है ना। कभी रिलेशन दोनों का अच्छा हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है। तो ये भी पंगा है एक तरीके का। स्लो एक्सटर्नल डिमांड, एक्सटर्नल डिमांड क्या होगा बेटा? कम होगा। लोअर एक्सपोर्ट कंपटीशन या कंपिटिटिवनेस। भाई जितना ज्यादा तुम एक्सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए कंपटीशन ही क्या है हमारे लिए? कम है। सप्लाई चेन अनसर्टेनिटीज, सुचारू रूप से हमारा सप्लाई चेन नहीं चल पाता है। स्तुति आंख बंद हो रही है? हाँ बेटा, आंखें एकदम ऐसे हो रहा था अभी। बता। हो गया? बस कुछ नहीं बेटा, 10 मिनट और दे दे। एक घंटा 9 मिनट हुआ है मात्र। नहीं, आधे घंटे माइनस कर दिया ना, उतना तो बातचीत, डिस्टरबेंस, फलाना ढिमका होता है ना। चलिए अब आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं इस चैप्टर में और लिखते हैं बेटा टर्सरी सेक्टर। इसमें ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा लिख लो, 5-10 लाइन लिख के खत्म करते हैं, ज्यादा नहीं करना है इसमें। मैंने गिन रही कि इसी पेज में हो जाएगा कि नहीं हो जाए। बेटा हमेशा याद रखना, जब भी मैं चैप्टर खत्म करूं 3 पेज मिनिमम एक्स्ट्रा छोड़ दो, ताकि जब मैं वो यूट्यूब वाला कुछ रिवीजन वगैरह कराऊं ना, तो देखो हर बार कुछ ना कुछ नया चीजें याद रहता है। या रिवीजन वाला नोट्स दूंगा तो उसमें कुछ जब आप पढ़ोगे तो कुछ एडिशनल सीखने को मिलेगा, तो वो इम्पोर्टेंट नोट्स करके वहां पर लिख सको। तो हमेशा हर चैप्टर के बाद 3 पेज मिनिमम छोड़ देना।
लिखो बेटा, इट इज द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ इंडिया। जो टर्सरी सेक्टर होता है वो क्या है बेटा, इंडिया का लार्जेस्ट सेक्टर है। इट अकाउंट्स फॉर 53.89% ऑफ इंडिया जीवीए। जीवीए का फुल फॉर्म अभी थोड़ा देर पहले ही लिखवाया था, ग्रॉस वैल्यू। तो सर्विस सेक्टर का कितना था, 30%। सॉरी, इंडस्ट्री सेक्टर का कितना था, 30%। सर्विस सेक्टर का कितना है बेटा, ऑन एवरेज 54% मान लेते हैं। तो याद रखना एग्रीकल्चर का कितना, नियरली अबाउट 16% ओनली। जबकि इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा, इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे कम। शुरुआत में था सबसे ज्यादा। तो इस अकाउंट्स फॉर 53.89% ऑफ इंडियाज जीवीए। इट हैज हाईएस्ट लेबर प्रोडक्टिविटी। हाईएस्ट लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे यहां पर। बताओ, अतुल्य मैसेज कर रहे सर 1 घंटा 38 मिनट। कोई बात नहीं बेटा, इतना ये सब तो नॉर्मल चीज है। इट हैज हाईएस्ट लेबर प्रोडक्टिविटी। इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। तेजी से हमारा कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है बेटा, सर्विस सेक्टर ही बढ़ रहा है। इंडिया इज among top 10 WTO members in service exports, and imports. India's service exports at $27 बिलियन। कि अगर इंडिया का हम लोग एक्सपोर्ट करें सर्विस का तो कितना है बेटा, $27 बिलियन। कितना है हमारे पास, $27 बिलियन एज पर नवंबर 22 डाटा। किसके अंतर्गत, नवंबर 22 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो कितना था बेटा, $27 बिलियन है। तो यहां तक एक बार पढ़ लो, ज्यादा इसमें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना दिमाग लगाओगे उतना और करेंगे, ठीक है बेटा। तो वो चीजें हम लोग करते हैं अगली क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेशनल इनकम शुरू करूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहे। आज की इवनिंग वाली क्लास शाम के 7 बजे है, ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।